जय हिंद साथियों। तो विद्युत चैप्टर का ये चौथा वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो को अपलोड कर दिया है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को समझेंगे। आप बस वीडियो में एंड तक बने रहिए और भी इसमें जितनी भी जानकारी आज हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, वो सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। बस आप बने रहिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले और आप उसका आनंद ले सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, तो अब पहले तो हम एक सेल का डायग्राम बनाते हैं, है ना। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, आपने इसे देखा होगा। ये बाहर से ये एक मेटल की कवर होती है सिर्फ, ताकि सेल को बाहर का जो वायु है उस वायु का इस पर कोई असर ना हो, यानी कि जंग वगैरह ना लगे, इसलिए इस पर बाहर से। ठीक है, अंदर में इसके होता क्या है कि बस कोई जो है विद्युत अपघट्य या घोल या कोई पेस्ट, यानी कि जो इसके सुटेबल होता है वो मटेरियल इसमें भरा होता है। ठीक है, सेल के बारे में आपको बाद में जानकारी देंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सेल में ना अंदर से कुछ इसके घोल भरे होते हैं। ठीक है, पेस्ट भरा होता है और बाहर से हम इसका जो है एक सर्किट कंप्लीट करते हैं, एक वायर लगा देते हैं। मान लीजिए ये हमने यहाँ से एक वायर को टच कर दिया है। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर हमने एक बल्ब को भी लगा दिया है इस तरह से, है ना। मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पर एक जो है की लगा देते हैं, स्विच जिसे कहते हैं ना। ठीक है, स्विच लगा देते हैं और सॉरी, स्विच पीसीएच। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जब ये बैटरी लगी है, सेल लगा हुआ है, तो इस सेल से करंट जा रहा है और ये ग्लो हो रहा है। ठीक है, बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है ना। और ये जो पूरा सर्किट आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ओवरऑल, इसको कहते हैं परिपथ, है ना। परिपथ या अंग्रेजी में इसको कहते हैं सर्किट। ठीक है, सर्किट होता है। तो होता क्या है कि जब इसमें करंट फ्लो होता है ना, पहले आप तो ये जानिए कि इसमें करंट फ्लो किधर से किधर की ओर होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सेल के अंदर करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है इस तरह से। सेल के अंदर जो करंट है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव की ओर फ्लो होता है, लेकिन सेल के बाहर सर्किट में, है ना, वायर में करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव फ्लो होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, बच्चे इसको अक्सर नहीं समझ पाते हैं कि करंट कैसे चलता है। तो करंट सेल के बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है और सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है। ये आप ध्यान रखें। तो कहने का मतलब मेरा है कि हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझने वाले हैं, तो आप बेसिकली इतना जानिए कि सेल के बाहर जो वायर देख रहे हैं आप ना, इसमें तो रेजिस्टेंस होता ही होता है, यानी कि जो जिस भी मटेरियल से ये वायर बना हुआ है, कॉपर, एल्युमिनियम, है ना, आयरन, उसमें तो रेजिस्टेंस होता ही होता है। सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। अब आप कहेंगे उसके अंदर कौन सी तार, कौन सी वायर पड़ी है, तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि इसमें एक रॉड पड़ी होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की एक रॉड होती है ना। वो रॉड आपका कैथोड का काम करेगी और बगल में जो पेस्ट भरा होता है वो एनोड का काम करता है। तो कैथोड और एनोड के बीच में रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के दौरान यहाँ पर एक हीट जनरेट होगा और उस हीट के जनरेट होने से यहाँ के जो ग्रेफाइट की जो रॉड है, उस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू करेंगे और जैसे वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भगेंगे तो इधर से करंट रिलीज होने चालू हो जाएंगे और वो करंट सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है। उस करंट को रोकने का काम इस सेल के अंदर भरा हुआ पेस्ट करता है। जो इसमें जो कोई भी मटेरियल जो इसके अंदर भरा होता है ना, वो इसमें उस इलेक्ट्रॉन को रोकता है चलने के लिए। तो सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो घोल करता है, यानी कि जो पेस्ट है, जो मटेरियल है, जो पदार्थ इसके अंदर भरा गया है,
उसके सेल के अंदर रेजिस्टेंस का काम वही करता है, और इसी प्रतिरोध को जो इसमें करंट को चलने से रोकता है, उस सेल के अंदर के ही प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रतिरोध की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये तो सेल के बाहर का प्रतिरोध है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है ये, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, ये सेल के अंदर का। तो सेल के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो घोल लगाता है, और उस प्रतिरोध को क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको दोबारा से आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन जानकारी मजबूत करके रहिएगा, है ना। एग्जाम में आपको इतना बेहतरीन तरीके से इसको लिख देना है कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपको नंबर देने के लिए, ना कि काटने के लिए, है ना। चलिए, तो समझ गए हम लोग सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्रतिरोधों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रतिरोध किस किस तरह से लगाए जाते हैं, है ना। चलिए, तो आपको बता दें प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये दो तरीके से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, और एक होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। ये दो तरीके का संयोजन होता है, दोनों ही तरीके के संयोजन को हम पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन आपको शॉर्टली यहाँ पर बता दें, श्रेणी कैसे बनती है? एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है ना, ऐसे, और ऐसे श्रेणी बनती चली जाती है, मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे करके श्रेणी बनती चली जाती है। लेकिन समांतर जो होता है ना, आप जानते हैं पैरेलल लाइन, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पैरेलल कैसे होता है? ऐसे कोई दो लाइन है ना, ये दोनों दूसरे के पैरेलल है, ये लगा दिए वो भी पैरेलल है, ये लगा दिए वो भी पैरेलल है। तो पैरेलल में बगल बगल में जो है चीजें लगती हैं, और श्रेणी क्रम में यानी कि समांतर में चीजें अगल बगल में होती हैं, इस तरह से, है ना। ऐसे एक और मार्कर लगा दे, एक और लगा दे ना, तो ये पैरेलल होता है, यानी कि समांतर क्रम होता है। और जब एक के ऊपर एक देखिए, इस पहले वाले मार्कर का जो खोपड़ी है दूसरे वाले मार्कर के पैर से टच है, अब तीसरा वाला रखेंगे ना तो उसका पैर इसकी खोपड़ी पर बैठ जाएगा, तो ये श्रेणी क्रम होता है ना, एक के खोपड़ी पर एक का चढ़ना, है ना। तो ये होता है श्रेणी क्रम, और समांतर क्रम होता है बगल में, है ना, बगल में, समझ गए ना। तो ये होता है। चलिए, अब हम इसको समझते हैं बेहतरीन तरीके से कि ये वर्क कैसे करता है, हाँ, इसको सेट कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास, हम एक बना देते हैं, ये है ना एक सर्किट है, इस सर्किट में हम यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं, ये लो बैटरी लग गया, है ना। और यहाँ पर हम एक रजिस्टर लगा देते हैं, एक यहाँ भी लगा देते हैं, एक यहाँ भी लगा देते हैं, एक यहाँ भी लगा देते हैं। मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जहाँ रजिस्टर लगाना चाहे, इसको हम R1 मान लें, इसको R2 मान लें, इसको R3 मान लें, इसको R4 मान लें, है ना। और इसमें बहने वाली धारा को हम क्या मान सकते हैं? I मान सकते हैं, है ना। धारा किधर से चलेगी? प्लस से माइनस की ओर, है ना। अगर ये सेल है अपने आप में, ये क्या है? एक सेल है, तो इसमें माइनस से प्लस की ओर चलेगा, लेकिन सेल के बाहर प्लस से माइनस की ओर चलेगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो ये यहाँ पर ये करंट है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जब रेजिस्टेंस अलग अलग तो वोल्टेज भी अलग अलग, है ना। क्योंकि वोल्टेज क्या होता है? रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज पर डिपेंड करता है ना। आपको ओम के नियम में बताए होंगे कि जैसे जैसे वोल्टेज को हम बदलते जाते हैं ना, विभव को बदलते जाते हैं, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बदलता जाता है। या अगर आप ये ना समझ पाए, जैसे जैसे रजिस्टर वोल्टेज को बदलते हैं, आपने सुना होगा कि धारा बदलती जाती है, इसका मतलब यही है कि रजिस्टेंस बदल रहा है, क्योंकि रजिस्टेंस जब बदलेगा, कम होगा तो धारा बढ़ेगी, रजिस्टेंस ज्यादा होगा तो धारा घटेगी, है ना। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब इसको हम समझते हैं कि यहाँ पर फिर तो V1, V2, V3 और V4 हो जाएगा, है ना। वोल्टेज भी अलग अलग हो जाएंगे। तो ओम के नियम से ना, ओम के नियम से, ओम क्या कहते हैं? V इक्वल टू क्या होता है? IR, है ना, IR। ये क्या है? ओम का नियम है ना। तो ओम के नियम से हम इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि अगर हम V1 लें, है ना, क्या लें? V1 लें, तो धारा तो इसमें नहीं बदल रही है। अगर रजिस्टेंस बदलेगा तो अगर वोल्टेज बदल रहा, धारा रजिस्टेंस बदल रहा है, तो इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं, लेकिन धारा नहीं बदलने वाली, क्योंकि वायर एक ही है भैया। वायर देखिए, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो वायर एक ही है, तो वायर एक ही है, तो धारा
उसी एक ही बार में फ्लो हो रही है, तो करंट नहीं बदल रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस और वोल्टेज बदल रहा है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या होगा, V1 कर देंगे तो धारा तो वही है, लेकिन R तो चेंज हो जाएगा ना, तो R1 है ना। इसी तरीके से अगर हम V2 ले लें तो I R2, V3 ले लें तो I R3, V4 ले लें तो I R4, इस तरीके से, है ना। तो अगर हम इस सबको फाइनली क्या कर दें, इनका एक ट्री का विभवांतर, है ना, माना विभवांतर क्या हो, V हो, है ना। अगर विभवांतर V है तो ये सभी V1 V2 V3 उसके मतलब चमचे हैं, समझ लीजिए, मेन तो यही है ना। तो V इक्वल टू क्या हो सकता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इस तरीके से अगर मेन, है ना, V है तो ये सब उसके चमचे समझिए, यानी कि सब छोटे छोटे हैं और ये सब उसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस तरह से हम इसको अगर जोड़ें, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखना। V इक्वल टू V1 की जगह पर हमें क्या ले सकते हैं, IR1 ले सकते हैं ना, IR1, IR2, IR3, IR4, यानी कि जितना भी हम रजिस्टेंस और वोल्टेज लगाएंगे ना उतना बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से इस सबको हम क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I सब में कॉमन है, सब में I वही है, तो रहा क्या, बचा क्या फिर, तो R1, R2, R3, R4 वगैरह वगैरह जो कुछ भी होंगे ना, ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम एक तरीके से अपना समीकरण, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। और इन सबका एक तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाए, R हो जाए, है ना। यदि R1 हो गया, R2 हो गया, है ना, R3 हो गया और R4 हो गया, इन सब का तुल्य प्रतिरोध अगर हम बात करें, है ना, तुल्य प्रतिरोध की, यानी कि कैपिटल R की, तो क्या हो सकता है, कैपिटल R, तो कैपिटल R इक्वल टू, है ना, अब ये तुल्य प्रतिरोध है, इन सब का दादा है, तो अब इसके अंदर सब आएंगे, है ना, R1, R2, R3, इस तरह से। तो इन सबको हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, IR, है ना। तो V इक्वल टू IR अगर हम इक्वेशन फर्स्ट ले लें यहाँ से, ठीक है, V की जगह क्या बैठा दें, V की वैल्यू बैठा दें, चलिए बैठा देते हैं, I R1, R2, R3, R4 इक्वल टू IR, है ना, समझ रहे हैं ना, दिखाई पड़ रहा है, चलिए ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर I से I तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, मैथमेटिक्स यही कहता है, बचा क्या, केवल यहाँ पर R1, R2, R3, R4 इक्वल टू कैपिटल R। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो इस तरह से होता है, जितने भी इस एक लाइन में, एक वायर में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे ना, उस सबको सीरीज तरीके से बस जोड़ लिया जाएगा आराम से। और इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा बनता है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि घरों की जो हम लोगों की वायरिंग होती है ना, वो हम लोग अक्सर अपने आप से करते हैं, तो यही मेथड लगाते हैं, यानी कि एक ही तार में बीच में पंखा लगा दिए, है ना। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, आप समझना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अभी आपको समझाते हैं इसका यूज क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है, बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। आप बस ध्यान दीजिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब आपको समझा दें कि ये जो रेजिस्टेंस जो सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि सीढ़ी क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो किस तरह से है, ये कैसे अपने मतलब डेली लाइफ में या कह सकते हैं कि रियल लाइफ में ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक हमारा घर है, ठीक है ना, घर है, यहाँ से पोल बाई पोल मान लीजिए बाहर से वायर आया हुआ है ना, ऐसे, और यहाँ से ऐसे वायर गए हुए हैं, यहाँ पर एक मीटर लगा हुआ है, ठीक है, मीटर। अब यहाँ पर वो एंटर कर गया दोनों तार, यहाँ से दो आउटपुट निकलता है ना, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है। अब इस आउटपुट को हमारे मान लीजिए यहाँ पर एक कमरा है, एक कमरा यहाँ पर है, ये रास्ता है, गैलरी है, यहाँ से रास्ता है ना, किचन है ना, ये जो है ड्राइंग रूम है ना, इस तरह ये आंगन है, इस तरह से सब कुछ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसी वायर को पकड़ते हैं और ऐसे खींच के एकदम ऐसे पहुंचाते हुए ऐसे घूमते घूमते लेके चले जाते हैं।
फिर दूसरा वाला लाए वो भी ऐसे कर दिए, ऐसे वायर एक ही है ना। और यहाँ पर हम यहाँ बीच में पंखा लगा लिए, हीटर लगा दिए, है ना, टीवी लगा दिए, फ्रिज लगा दिए, एसी लगा दिए, हर चीज ऐसे बल्ब लगा दिए, है ना। ये मतलब वायर एक ही है, देखिए आप रास्ता देखिए, और बीच बीच में सब जोड़ते चले जा रहे हैं। तो हमने वहां पर प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था। यहाँ पर हम जो अप्लायंस हमारे हैं, जो सामान है, मशीनें हैं, जो इलेक्ट्रिक सामान, हम उसको कैसे लगा रहे हैं, रेजिस्टेंस के जैसे तो लगा रहे हैं, ऐसे लाइन बाय लाइन लगाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि करंट तो इसमें वही जा रहा है, तो जो पहले सामान पड़ेगा आगे अप्लायंस लगा है, पूरा करंट तो पहले उसको मिलेगा, उसके बाद इसको मिलेगा, उसके बाद इसको मिलेगा, उसके बाद मतलब जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जा रही है ना, आपको बता दें, रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और करंट की वैल्यू यानी करंट घटता जाता है। आप पाएंगे कि जो लास्ट में जो अप्लायंस चल रहा है ना, उसकी हालत बहुत खराब है, इसको पूरा डोज मिल ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर यहाँ तक आते आते रेजिस्टेंस बढ़ गया, एक ही वायर है, तो इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और वायर हीट होता है और खराब होने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग अपने घरों में अक्सर वायरिंग कर लेते हैं अपने से, वो ये है। और दूसरी चीज ये सस्ता पड़ता है ना, ये बहुत सस्ता पड़ता है, अभी एक ही वायर में पूरा काम हो जा रहा है, तो सस्ता ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है, समांतर क्रम, वो महंगा पड़ता है, इसीलिए लोग अक्सर यही कर लेते हैं, एक ही वायर में सारा दौड़ा दिए, अब अपना काम चल रहा है, कोई स्लो है कोई फास्ट है, क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ये जानिए कि इसमें वायर जल्दी खराब होंगे, क्योंकि एक ही वायर में सारा काम हो रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी हीट होकर के खराब हो जाएगा। तो ये तरीका सही नहीं है। घरों की वायरिंग अक्सर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही करवानी चाहिए, महंगा पड़ेगा, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ होती है उसकी, है ना, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, सुरक्षित होता है ना। तो इस तरीके से हमको ये जानकारी मिल गई। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते जाइए, है ना। और फिर तो क्या ही पूछना है, बढ़िया बढ़िया वीडियो ऐसे आते रहेंगे। और चलिए दूसरा हमारा क्या था, दूसरा क्या है, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन को हम समझते हैं, हमने आपको बताया ना, बगल बगल में ऐसे, अगल बगल में ऐसे, इस तरह से जो सेटिंग बनाई जाती है उसको समांतर क्रम कहते हैं। इसमें भी ये इसका डायग्राम आपको समझा दे पहले, ठीक है। है ना, इस तरह से यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है और इसमें इस पॉइंट से धारा जा रही है, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक। यहाँ से धारा इस तरह से ऐसे जा रही है और इधर से धारा ऐसे वापस आ रही है, ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर इधर लगा हुआ है, यहाँ पर इधर लगा हुआ है ना, R1 R2 R3 मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो धारा जा रही है, इस बार करंट जो जा रहा है ना, वो करंट इस बार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस पॉइंट तक तो आ रहा है। अब इस पॉइंट से एक करंट इधर जा रहा है I1, एक करंट इधर जा रहा है I2, एक करंट इधर जा रहा है I3, है ना। तो इस बार धारा बदल जा रही है ना? और ये क्या है, बैटरी है, ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। तो इधर से धाराएं जा रही हैं और इधर से ऐसे आकर के इस पॉइंट पर वापस से मिलती हैं और फिर इधर से जाकर के इधर खत्म हो जाती है। तो ये है आपका समांतर क्रम से, यानी कि कोई भी जो है सिस्टम है ना, वो सब एक ही पॉइंट, देखिए एक ही पॉइंट से इन तीनों रेजिस्टेंस को कहां से जोड़ दिया गया है, एक ही पॉइंट से जोड़ दिया गया है ना। और इधर फिर ये एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, है ना। चलिए तो अब इसको समझते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें जो वोल्टेज है
वो नहीं बदल रहा है, वोल्टेज बिल्कुल जो है कांस्टेंट है, सिर्फ इसमें क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है और करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, है ना, वी अपॉन आर होता है। ओम तो कहते हैं ना कि वोल्टेज और उसमें उपस्थित रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो करंट के बराबर होता है, ठीक। तो करंट इस बार हमारा, यानी अगर हम I1 की बात करें तो V अपॉन R1 हो जाएगा, अगर हम I2 की बात करें तो V अपॉन R2 हो जाएगा, है ना। करंट देखिए बदल रहा है, I1 तब R1 और वोल्टेज वही है, वोल्टेज सब जगहों पर वोल्टेज क्या है, सेम है, वोल्टेज नहीं बदल रहा है। तो I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 और I3 V अपॉन R3, है ना। इस तरीके से ओम के नियम के अनुसार ऐसा होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हम ये मान लें, ठीक है, कि ए और बी बिंदुओं के बीच, ए और बी के बीच जो टोटल विभवांतर है ना वो क्या है, वी है ना। ए और बी के बीच जो विभवांतर है वो क्या है, वी है। तो वी इक्वल, चलिए अब ये जो धारा I1 I2 I3 आप देख रहे हैं ये अलग से नहीं आया है, ये इसी धन टर्मिनल से होके गया है। जो आई आप देख रहे हैं ये आई ही तीन गुटों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ये आई ही है, यानी कि I1 I2 और I3 का जो तुल्य धारा होगी, है ना, यानी कि जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, यानी कि जो तुल्य धारा है ना आई, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू I1 I2 और I3, सभी धाराओं को जोड़ लेंगे तो एक तुल्य धारा के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस जो होगा, तुल्य प्रतिरोध की अगर हम बात करें, है ना, सारे प्रतिरोध है ना, तुल्य प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर, है ना, R1 R2 R3, तो तुल्य प्रतिरोध अगर आर हो तो आर बराबर क्या होता है, पहले तो हम इसको सही कर लेते हैं ना, देखना। तो यहाँ पर I इक्वल टू I1 I2 I3 है, तो यहाँ पर देखना आप I1 की वैल्यू क्या है, अगर हम I को निकालना चाहें तो क्या है, V अपॉन R1 V अपॉन R2 और V अपॉन R3, ठीक। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से V क्या है, कॉमन है, तो बचा क्या, आई अपॉन 1/R1 1/R2 और 1/R3, ठीक है। इस तरह से इसको यही छोड़ दीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान करके, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि ए और बी बिंदु जो है ना, अब हम बात करते हैं ए और बी बिंदुओं के बीच के प्रतिरोध की, किसकी, प्रतिरोध यानी कि आर की, यानी कि तुल्य प्रतिरोध, फिर तो क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध आर की बात करते हैं तो आर बराबर क्या हो, अगर तुल्य क्या है तो आर की बात करते हैं, है ना, तो फार्मूला क्या होता है, वी अपॉन आर इक्वल टू आई, है ना। तो ये भी ओम का ही तो नियम है ना, यानी कि इस नियम से v अपॉन आई इक्वल टू आर, तो v अपॉन आर इक्वल टू आई क्या है, आई की वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं, है ना, v 1/R1 1/R2 1/R3, अगर हम v से v को कैंसिल आउट कर दें तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 1/R2 1/R3, है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये हमारा किससे आ रहा है, समांतर क्रम से आ रहा है, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्यों कम होता है, क्योंकि सभी जो वायर आप देख रहे हो ये सब घूम के एक ही पॉइंट से मिले हैं ना, इस पॉइंट से, यही से सारे करंट जो है सबको करंट मिल रहा है। तो एक ही पॉइंट से जब अलग अलग जो है अप्लायंस के लिए वायर लेके जाते हैं तो उस वायर पर लोड कम होता है, क्योंकि ये वायर स्पेशली इस रेजिस्टेंस के लिए है, ये वायर स्पेशली इस रेजिस्टेंस के लिए है और ये वायर स्पेशली इस रजिस्टर के लिए है। तो अलग अलग अपने मतलब एक एक अप्लायंस के लिए अगर एक एक वायर हो तो आप अपना मतलब एक नॉर्मल सा दिमाग लगाइए कि हम एक तार से कोई एक ही सामान चला रहे हैं, कोई एक ही इलेक्ट्रिक सामान चला रहे हैं, तो उस तार पर लोड कम पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और एक ही वायर पर अगर हम 10 20 50 अप्लायंस लगा दें तो एक वायर की हालत क्या होगी आप सोच सकते हो। तो यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग वायर थे ना, तो इस बार देखिए रजिस्टेंस कितना घट जा रहा है, यानी कि इस बार जो रजिस्टेंस जुड़ेंगे
वो बहुत कम जुड़ करके निकल के आएंगे 1/r इस तरह से, ठीक है। तो ये फायदा हमारे समांतर क्रम संयोजन का है, यानी कि अपने घरों की वायरिंग ना समांतर क्रम संयोजन में ही होना चाहिए। आपको समझा दें ये वायरिंग होती कैसे है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ गए होंगे, मुझे आशा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। और साथियों मैं आपको बता दूं, जितना जल्दी ये चैनल ग्रो कर गया ना, उतना जल्दी मैं ये बोर्ड हटा के डिजिटल बोर्ड लाने की तैयारी में है, ठीक है। वो बोर्ड आ जाएगा, फिर अपनी पढ़ाई और भी आसान तरीके से हो जाएगी। ऐसे ही बस आप बस बने रहिए लास्ट तक, साथ दीजिए, ठीक है। बहुत जल्द उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द बस ये चैनल एक बार ग्रो कर जाए थोड़ा सा, फिर आप देखेंगे कि आप इस बोर्ड पर नहीं, हमारे द्वारा डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे। इस पर कुछ असुविधाएं हमें भी होती हैं और आपको भी हो रही होंगी, ठीक है। तो आप साथ दीजिए, मैं आपके लिए मेहनत करता रहता हूँ और मैं आपके लिए मेहनत करता ही रहूंगा, ठीक है। तो अब आपको समझाते हैं कि हम समांतर क्रम में जो हमारी वायरिंग है ना घर की, वो हो कैसे, होती कैसे है, ठीक है। समांतर क्रम की वायरिंग कैसे होती है, तो कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा क्या करना है कि वायर ज्यादा लगेंगे भाई, कॉस्टली है ये, खर्चा इसमें ज्यादा आएगा, लेकिन बहुत बेहतरीन वायरिंग होती है। आपको वही बस सिस्टम वही है, घर आपके वही है, हाँ कमरे सब अलग अलग अपने अपने जगह पर है, जिसको जहां होना है ना, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके अब आपकी जो यहाँ से वायर जाएगी ना, लाइव और न्यूट्रल वायर, अब यहाँ पर मान लीजिए मीटर बॉक्स लगा है, यहाँ से दो लाइव वायर, सॉरी दो आउटपुट निकलेंगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पर से इस घर की वायरिंग अलग से ले जाइए, है ना, ऐसे। अब यहाँ पर आप कुछ भी चलाइए, फैन चलाइए, उस घर के लिए है अलग है, इस घर में आपको ले जाना है तो यहीं से यही पॉइंट यही रखिए और यहाँ से इस घर के लिए वायरिंग ले जाइए, है ना। यहाँ पर आपको जो कुछ भी चलाना है ना, फ्रिज वगैरह जो कुछ भी चलाना है चलाइए, यहीं से आपको इस घर की इस कमरे की वायरिंग लेके जानी है। ये आपको ध्यान, मतलब पॉइंट एक ही रहे, जहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ना आपको एक ही रखना है और यहीं से वायर दूसरा ले जाइए। अब यहाँ पर आपको जो चलाना है ना, कूलर वगैरह, उसके बाद यहीं से फिर इस घर के लिए लेकर आइए। अब आप समझ रहे हैं कि कॉस्टली पड़ेगा, तार ज्यादा लगेंगे, है ना, तो खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन बहुत ही सुरक्षित होता है ये। और आप कहीं भी कितना भी लोड दे दो किसी को, कोई दिक्कत, मतलब वायर के हिसाब से, है ना, लोड आप दे सकते हैं। किसी से पूछना नहीं कि भैया यहाँ पर हम हीटर लगाए कि ना लगाए, यहाँ पर जो है एसी चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, है ना। ऐसी कोई दिक्कत, आप बढ़िया वाला वायर रखिए और बेधड़क बिंदास चलाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। मतलब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आपका सब कमरे के लिए एक ही होगा, है ना। फिर आप देखेंगे कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है और आपके सारे अप्लायंस को बराबर डोज मिलेगा और बढ़िया से चलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।